नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे हो। तो हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में, और भारत के भूगोल में हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक वर्गीकरण के इस सेशन में हमने पिछली क्लास में देखा भारत के तटीय प्रदेशों को हमने लगभग पूरा कर लिया था। आज हम देखेंगे भारत के द्वीपीय समूह। भारत के द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमने भारत के जो वर्गीकरण किया था उसमें भारत को 6 भागों में बांटकर पढ़ना प्रारंभ किया था। तो एक बार पिछला देख लेते हैं। हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण भारत भूगोल में हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। इस भौगोलिक वर्गीकरण में हमने भारत को कुल 6 भागों में बांटा था। कौन कौन से बांटा था वो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने पहला देखा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बाद में हम बात कर रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। फिर हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या हम इसे कह सकते हैं भारत का महान मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल। महान मरुस्थल, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, या भारत का प्रायद्वीपीय पठार। फिर हमने देखा था भारत के तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश, जिसमें हमने पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश को देखा था। अब हमारा जो अंतिम वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है? भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। तो इस प्रकार की भौगोलिक संरचना हमने भारत में देखी थी। भौगोलिक वर्गीकरण में हिमालय पर्वतीय प्रदेश को देखा था, उत्तर का विशाल मैदान देखा था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या भारत का महान मरुस्थल हमने देखा था, प्रायद्वीपीय भारत को हमने पढ़ लिया था, डिटेल से पढ़ा था, भारत के तटीय प्रदेशों को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो अब हमारा बच कौन गया? तो भारत के द्वीप समूह हमारे बच गए, जिसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इसको एक बार मैप के माध्यम से और देख लेते हैं, ताकि हमने जो पीछे पढ़ा वो हमारे कंठस्थ हो जाए। इसको एक बार और देख लेते हैं। तो ये तो हमने इस प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण किया था, अब इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। भारत का एक छोटा सा मैप बनाएंगे, आप भी मेरे साथ में बनाना। तो ये इस प्रकार से हमारा भारत है। इस प्रकार से हमारा क्या है? भारत है। भारत का ये हमारा छोटा सा एक मैप है। इस मैप के अंदर हमने इस प्रकार से यहाँ पे देखा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो भारत, चीन, नेपाल और भूटान, इन 4 राज्यों में, ये 4 देशों में स्थित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। फिर हमने बात की थी कौन कौन से राज्यों में है, तो देखो हिमाचल में है, पंजाब में है। हिमाचल पंजाब में है, और हरियाणा में भी कुछ आता है, उत्तराखंड में भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और हमारा इधर बिहार आ जाता है, इसमें भी कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इसका विस्तार कहाँ पे है? नेपाल में। उसके बाद हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, पश्चिमी बंगाल के बाद सिक्किम की, सिक्किम के बाद हमने देखा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इसकी बातें हमने यहाँ पे की थी। तो यहाँ पर इसका क्या है? विस्तार है। इसके अंदर हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय के बारे में।
उत्तरी हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहा था, और मध्य हिमालय को हमने लघु हिमालय कहा था, और बच गया अंतिम जो दक्षिणी उसको शिवालिक हिमालय हमने कहा था। हिमालय के पार भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका हमने नाम दिया था काराकोरम। क्या नाम दिया था? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन? गोडविन ऑस्टिन। गोडविन, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा हिमालय प्रदेश, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो थी वो नेपाल राज्य में स्थित, नाम क्या था नेपाल राज्य में? उसको सागरमाथा कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं। और अन्य विश्व में उसको किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम क्या है? सागरमाथा नेपाल में कहते हैं, या और इसका सही नाम जो पूरे वर्ल्ड में जो चलता है, क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट है। फिर बात करें भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में। नाम है जी कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो गोडविन, K2 गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कौन से, जो कहाँ पे है? POK में स्थित है, POK में स्थित है, पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर में ये स्थित है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी वाला यह प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ ये प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी प्रदेश है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां भी यहीं पे लगाई गई। तो ये हमारा है भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत का या भारत का विशाल मैदान इसको हम कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान भी हम इसे कहते हैं। नदियों द्वारा बनाया गया ये जलोढ़ मिट्टी का मैदानी प्रदेश है। फिर हमने बात की थी भारत के महान मरुस्थल के बारे में, भारत के महान मरुस्थल के बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो इधर है, कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के अंदर है। नाम क्या है जिसका? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल नाम है इसका, थार मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल भी इसे कहते हैं। दो देशों में स्थित है। कौन कौन से देश है? पाकिस्तान और भारत में स्थित है। भारत के 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में ये स्थित है। यदि बात करें विश्व के सापेक्ष तो ये ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। ग्रेट पोली आर्कटिक जिसमें 3 बड़े मरुस्थल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो सहारा मरुस्थल आता है, अरेबियन मरुस्थल आता है, और कौन सा आता है? हमारा थार मरुस्थल आता है। तो इन तीनों को मिलाकर के बनता है ग्रेट पोली आर्कटिक, जिसका हिस्सा कौन है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान या चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। फिर हमने देखा था भारत का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। इस प्रकार से हमारा क्या था? प्रायद्वीपीय पठार था, जो किस प्रकार से निर्मित है? चट्टानी भाग है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बना हुआ एक चट्टानी भाग है, पठारी भाग है। इसमें बहुत से हमने पठार देखे थे। कौन कौन से देखे? तो दक्कन का पठार हमने यहाँ पे देखा था, कर्नाटक का पठार इसमें हमने देखा था, कोंकण का पठार भी हमने देखा था। इस प्रकार से मेघालय का पठार भी हमने इसी के अंतर्गत देखा था। तमिलनाडु में भी कुछ पठार, मदुरै का पठार इसमें हमने देखा था। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की। जैसे हमारी यहाँ पे सबसे ऊंची आती है अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद हल्देश्वर पर्वत चोटियां, महाबलेश्वर पर्वत चोटी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पर्वत चोटी जो कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, जिससे एक नदी का उद्गम होता है। जी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकली नदी, नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये कहाँ पर गिर जाती है? तो ये
डेल्टा बना करके कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तेलंगाना वही है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और भारत का 29वां राज्य बना, 29वां राज्य बना। आंध्र आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन, तेलंगाना। तेलंगाना हुआ कब था, तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में अलग हुआ। और अलग होकर के कैसा देश बन गया ये, तो ये देश बन गया हमारा 29वां राज्य, 29वां राज्य बन गया, 29 राज्यों वाला देश बन गया कौन, भारत। फिर बात आती है कि 2019-20 में क्या हुआ, तो 19-20 में इसके साथ एक और घटना हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा ये कश्मीर वाला जो कश्मीर जिसको पहले राज्य का दर्जा दिया गया था, जम्मू कश्मीर को, उसके बाद में उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब उसको क्या बना दिया गया, 2 यूटी बना दी गई। कौन कौन सी यूटी बनाएगी, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बना दी गई। तो वो पहले राज्य था, अब क्या बन गया, यूटी। तो अब हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य स्थित है। ये बातें हुई इसके बारे में। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में एक हमने पहाड़ी देखी थी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत चोटी, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये दोनों कहाँ पे है जी, महाराष्ट्र में है। और इसी महाराष्ट्र, इस जो महाबलेश्वर है, यहाँ से भी एक नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर से भी नदी का उद्गम होता है। नदी कौन सी जी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ये जो कृष्णा नदी है, ये कौन, ये भी एक क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है जी, डेल्टा बनाते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में डेल्टा बनाते हुए वापस कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये हमारा क्या था, एक प्रायद्वीपीय पठार था। बाकी हम ये नदियों की जो बातें हैं वो जब हम पढ़ रहे होंगे भारत का प्रवाह तंत्र, उसके अंदर देखेंगे, भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे, उसमें ये सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हमने ये जो प्रायद्वीपीय पठार को पूरा किया, जिसमें हमने यहाँ पे दक्षिण में कुछ पहाड़ियां देखी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां भी हमने देखी थी। तो ये जो पहाड़ियां, इस प्रकार से हमने इसकी कुछ चर्चा की। फिर हमने देखा था भारत के तटीय प्रदेश, भारत के तटीय प्रदेश, जिसमें पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में बात की, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में बात की थी। इसके हमने अलग अलग विभाजन करके भी पढ़ा था। जो वीडियो आप यदि आपने वो पुरानी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं देखी है तो आप द्रोणा पीसेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ द्वीप समूहों की। लक्षद्वीप समूह, और इधर हमारा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत की क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है। तो इस प्रकार से हमने एक भारत को देखा था, भारत का एक हमने क्या किया था, भौगोलिक वर्गीकरण किया था। तो आज हम जो इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम क्या रहने वाला है जी, द्वीपीय प्रदेश या द्वीप समूह। भारत के द्वीपीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत के द्वीपीय प्रदेश या द्वीप समूह। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। डायग्राम को हाथ से बनाया करो, मैप यदि हाथ से बनाओगे तो यदि आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पे आपको सही चीजें समझ में आई रही। यदि आपको कोई ऐसा, आप ऐसे एग्जाम देने जाओ जिसमें रिटर्न आपको लिखना पड़े, आंसर को आपको हाथ से रिटर्न करना पड़े, तो वे उस ऐसे एग्जामों में यदि कुछ इस प्रकार की आप डिटेल को साझा करते हो, मेंशन करते हो, तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत के द्वीपीय प्रदेश। भारत के द्वीपीय प्रदेश, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है द्वीप, क्या होते हैं भारत के द्वीप, कौन कौन से हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो पहले तो हम देखते हैं द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है ऐसा स्थलीय भाग,
ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र हो, जलीय भाग हो, क्या कहलाता है जी? द्वीप कहलाता है। ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जलीय क्षेत्र हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो आप पूछोगे यदि कोई ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ जल हो, वो क्या कहलाता है? तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से एक शब्द निकल के आता है प्रायद्वीप। हमने वैसे पहले पिछली क्लास में बात भी की थी प्रायद्वीप या भारत की। तो ये जो प्रायद्वीप शब्द है ये क्या है? तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भूभाग या ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ, कितने तरफ जी? 3 तरफ, 3 और जलीय भाग हो, जलीय क्षेत्र या जलीय प्रदेश या जलीय भाग हो, भाग स्थित हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। हमने ये जो भारत का प्रायद्वीप पठार हमने देखा था, ये भी तो कुछ इसी प्रकार से था ना, ये भी कुछ इसी प्रकार से था। 1, 2 और 3 और तीनों तरफ क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर के 2 भाग भी हमें देखने को मिलते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है तो जलीय भाग ही। तो जलीय भाग 3 तरफ है, इसीलिए भारत की स्थिति कैसी बनती है? प्रायद्वीपीय भारत बनती है। इसी प्रायद्वीपीय भारत के को देख करके जो हम देखते हैं भूमध्य सागर में यूरोप का एक देश है, देश का नाम क्या आता है? इटली आता है। क्या नाम आता है? इटली। कुछ इस प्रकार से इटली स्थित है। ये हमारा भूमध्य सागर आ जाता है, इधर इधर यूरोप है और नीचे हमारा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जो इटली देश है, इटली देश को कहते हैं यूरोप का भारत। यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्थिति भी कुछ भारत की तरह है। ये जो भूमध्य सागर है, इस इटली देश के 3 तरफ है, मतलब ये भी क्या कैसी स्थिति बनती है? प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है। प्रायद्वीपीय स्थिति ये भी रखता है। कौन? इटली देश। इसीलिए इटली देश को क्या कहते हैं? तो यूरोप का भारत कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों के बारे में बात की। द्वीप क्या होता है? ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जलीय भाग स्थित हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 और क्या हो? जलीय भाग हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अब बात करते हैं जी द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? किस प्रकार से कोई एक स्थलीय भाग ऐसा बन जाता है जिसके चारों तरफ क्या हो? समुद्र हो, जिसके चारों तरफ समुद्र हो, ऐसा कैसे बन जाता है? उसके बनने के पीछे की क्या क्या घटनाएं घटी हो सकती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। निर्माण, द्वीपों का निर्माण कैसे हो? देखो ये तो वैसे तो ये भौतिक भूगोल की चर्चा है, फिजिकल जियोग्राफी का सेशन है, उसमें हम बातें करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम डिटेल से देख लेते हैं द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण हो सकता है तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा। अब ज्वालामुखी द्वारा क्या होगा? जब कुछ ऐसा होगा, समुद्री भाग है, देखो ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आते हैं। पहली बात तो ज्वालामुखी आते कहाँ कहाँ हैं? तो ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में आते हैं जहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हो। ज्यादा संभावित क्षेत्र ज्वालामुखी के लिए वही होता है जहां पर कोई 2 प्लेटें आपस में टकराती हो, वहां पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है। उसके बाद भूकंप या ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में देखे जाते हैं जहां पर जो प्लेटें हैं वो थोड़ी सी क्या हो? कमजोर प्लेटें हो। कुछ कमजोर प्लेटें हो, वहां भी हमें ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिल सकती है, भूकंप की क्रिया देखने को मिल सकती है। और भूकंप की क्रिया कुछ मानवीय कारकों द्वारा भी देखने को मिल सकती है, जिसमें मानवीय कारक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हम किसी परमाणु यदि परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, जब उसमें जो बड़ा धमाका होता है, विस्फोट होता है, उसके द्वारा भी ये प्लेटें कमजोर हो जाती है और वहां से लावा बाहर निकलने लगता है, मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। और उस धमाके से कुछ प्लेटों में हलचल होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, उन तरंगों को भी हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो ये मानवीय क्रिया द्वारा भी आ सकते हैं। और कैसे आते हैं? कि ये जब कोई 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने से उनमें तरंग उत्पन्न होती है जिनसे भूकंप आते हैं। और जब कुछ
वो जो दो प्लेटें जहाँ से टकराई हैं, ये देखो इस प्रकार से यदि कोई दो प्लेटें टकराई हैं तो उनके बीच में कुछ संक्रांति क्षेत्र बच गया होगा, कुछ ऐसा क्षेत्र या थोड़ा बहुत तो गैप बचेगा। तो ऐसा क्या होगा, जब नीचे यहाँ पे मैग्मा है तो वे मैग्मा अब इसको यहाँ से दोनों को अलग अलग करके बाहर आ सकता है। ये मैग्मा यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद लावा कहलाएगा। ये क्रिया कराती है ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता। तो इस प्रकार से भी ज्वालामुखी आ सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे समुद्री भाग, कुछ ऐसे समुद्री भाग यदि विश्व के अंदर सर्वाधिक जो भूकंप संभावित क्षेत्र के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट के चारों तरफ आते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर। इधर हम देखें तो ये हमारा एशिया, एशिया महाद्वीप के बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश। उसके बाद ये हमारा यहाँ से अलास्का से शुरू हो जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में हमारा आता है इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब ये हमारा यहाँ पे बचा क्या, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और जब हमने बात की थी कि विश्व में कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, उनमें एक प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। एक हमारी है यूरेशियन प्लेट, कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, एक दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। तो 5 प्लेटें ये हो गई, बच कितनी गई, 2। तो उनके नाम भी देख लेते हैं। एक है अटलांटिक महासागरीय प्लेट, अटलांटिक महासागरीय प्लेट। एक और कौन बच गई जी, एक और बच गई अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये हमारी कुल विश्व की 7 बड़ी प्लेटें हैं। इनके अलावा भी कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिनमें देखो ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है अपने अपने चारों तरफ 4 प्लेटों से टकराई हुई है। कौन कौन सी है, यूरेशियन प्लेट से भी टकराती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी टकराती है, और इधर कौन किससे टकराती है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट से, और इधर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से भी ये टकराती है। तो कितने से टकराती है, 4 बड़े प्लेटों के साथ टकराती है। तो देखो इसके चारों तरफ क्या बनेंगे, ज्वालामुखी बनेंगे। जब आपस में टकराएंगे तो ये जो क्षेत्र जो चारों तरफ ये संक्रांति क्षेत्र जो बच गया, यहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और विश्व में सर्वाधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। आग का वलय या अग्निवलय, अग्निवलय भी इसे कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी से कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और इन्हीं भूकंपों से, इन्हीं भूकंप इन्हीं जलवायु, इसी ज्वालामुखी से क्या होता है, जब कोई ये समुद्री भाग में कोई ज्वालामुखी उठा, ये समुद्री भाग की इस प्लेट के ऊपर क्या जलीय भाग स्थित है। अब क्या होगा, यहाँ से जब ये कोई प्लेट किसी क्षेत्र को तोड़ते हुए ऊपर उठेगी, यानी यहाँ से क्या निकला, ज्वालामुखी निकला। ज्वालामुखी से यहाँ पे क्या बना, लावा। और लावा से, लावा जब ठंडा होकर के जम गया तो यहाँ पे क्या बन गया, चट्टान बन गई। और ये जो क्षेत्र कैसा हो गया चारों तरफ, तो इसके क्या रह गया, तो इसके चारों तरफ रह गया जलीय क्षेत्र। और ये क्या बच गया, एक बीच में स्थलीय भाग बन गया, चट्टानी भाग बन गया। इसी को हम क्या कह सकते हैं जी, द्वीप कह सकते हैं। तो द्वीप कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं। तो ये तो क्रिया हुई ज्वालामुखी के द्वारा। द्वीप किससे बनते हैं, ज्वालामुखी से भी बनते हैं। और किससे बनते हैं वो भी देखें। दूसरी बात यदि इसमें हम करें तो दूसरा बनता है इसमें पर्वत निर्माण से, पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण या पर्वतों का उत्थान, पर्वत उत्थान से भी बनता है। कैसे, जब कोई दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब उनमें अभिसारी गति होती है तो कुछ इस प्रकार की घटना होती है। दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो या तो उनके बीच में यदि यहाँ पे कोई अवसाद या गाद है तो वो ऊपर उठ के यहाँ पे एक पर्वत बनेगा, या क्या होगा, कुछ इस प्रकार से घटना हो जाएगी। जो इसमें से जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठेगी और जो भारी प्लेट वो नीचे की ओर जाएगी। हल्की प्लेट ऊपर उठेगी, भारी, तो ये जो ऊपर उठेगी तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक पर्वत बनेगा, वलयनुमा पर्वत बनेगा। तो ये जो पर्वत बनता है, जब कोई समुद्री भाग के नीचे कोई दो प्लेटें आपस में टकराई, उनसे क्या बना, पर्वत बना। तो यदि वो पर्वत यहाँ से कुछ जलीय भाग से भी ऊपर आ जाए, समुद्र के तल से भी ऊपर आ जाए, तो वो बाहर दिखेगा, वो बाहर समुद्र से बाहर दिखेगा। और उसी को हम क्या कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या समुद्री भाग, जलीय भाग, और ये हमारा ऊपर उठा हुआ भाग क्या बच गया,
स्थलीय भाग या पर्वतीय भाग जो बाहर दिखाई दे रहा है क्या कहलाता है? ये द्वीप कहलाता है। तो द्वीप का निर्माण कैसे हो सकता है? ज्वालामुखी से और किससे होता है? पर्वत निर्माण से। अब बात करें इनके बाद भी कोई और द्वीप बन सकते हैं क्या? जी बन सकते हैं ना। द्वीप निर्माण में और भी बहुत सी घटनाएं घटती है। कैसी घटती है ये देखो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रवाल भित्तियों द्वारा। प्रवाल भित्तियों द्वारा भी कुछ द्वीप बन सकते हैं। तो प्रवाल भित्तियों द्वारा कैसे द्वीप बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो बात आती है ये प्रवाल भित्ति क्या होता है, ये कोरल क्या होता है, ये मूंगा क्या होता है। प्रवाल भित्ति जिन्हें कोरल भी कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इन्हें प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रवाल भित्ति, कोरल, मूंगा ये क्या होता है? ये एक जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं, सजीव होते हैं। क्या किस प्रकार की घटना होती है इसके अंदर? कुछ इस प्रकार से कोई एक संरचना बनती है। ये जो इनका घर बनता है कुछ ऐसे कैल्शियम के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं? कैल्शियम के बने कुछ ऐसे खोल होते हैं। कुछ खोल होते हैं समुद्र में, कुछ कैल्शियम, जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं कुछ कोई भी जीव जंतु कोई मर गया, उसकी जो लाश हमने समुद्र नदी में डाली वो कहाँ पे जाके बचेगी? समुद्र में। और समुद्र में उसके जो हड्डियों के द्वारा जो कैल्शियम है उनसे कुछ ऐसी स्थिति बनती है। कुछ जीव जंतुओं के द्वारा भी इनको अपने सुरक्षा कवच के रूप में बना लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं शंख, सीपी, ये सारी की सारी क्या है? ये इन्हीं प्रवालों का या प्रवाल भित्तियों का या कुछ अन्य जीवों का क्या है? खोल है, सुरक्षा कवच है। तो ये जीव जंतु अपने ऊपर कुछ सुरक्षा कवच बना लेते हैं और जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो तो यहाँ से चला जाता है और इसके बाद जो ये बाहर जो बचा कैल्शियम का ये नष्ट नहीं हो पाता और यही रह जाता है। फिर बाद में क्या होता है? कुछ और जीव आते हैं, इनके ऊपर अपनी इस प्रकार से संरचनाएं बनाते रहते हैं। एक बहुत बड़े समय बाद, कुछ हजारों लाखों समय बाद क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे प्रवाल इकट्ठे हो जाएंगे। प्रवाल इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हीं प्रवालों इकट्ठे होने के बाद ये कैसा एक चट्टानी सा भाग बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के द्वारा बना है। कुछ ऐसा कठोर भाग होगा, चट्टानी भाग होगा। तो चट्टानी भाग जो बाहर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हम रह सकते हैं क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाएगा ना कि नहीं कहलाएगा? तो द्वीप इस प्रकार भी बनते हैं। तो ये तो हुई द्वीपों के निर्माण के बारे में, कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी द्वारा, पर्वत निर्माण द्वारा, प्रवाल भित्ति द्वारा। और यदि हम बात करें तो मनुष्य द्वारा भी इसको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो मानव द्वारा, मानव भी द्वीप बना सकता है। कैसे बनाएगा? जैसे ये कोई स्थलीय भाग है और इसके पास ये समुद्री भाग, इस समुद्री भाग में क्या करेगा? यहाँ से कंकड़ पत्थर डाल करके कुछ ऐसा स्थल बना लेगा जिसके चारों तरफ तो क्या समुद्री भाग, बीच में क्या बच गया? द्वीपीय भाग बच गया। तो मानव भी द्वीप बना सकता है। हाँ, इसमें और मानव भी क्या बना सकेगा? द्वीप बना सकता है। इसमें समय ज्यादा लगता है लेकिन बना सकता है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए हर चीज संभव है। प्रकृति को बिगाड़ने में सबसे पहला योगदान किसका है? मनुष्य का है। प्रकृति का सबसे खतरनाक शत्रु कौन है या दुश्मन कौन है? तो कौन है? मनुष्य है। कुछ भी कर सकता है, प्रकृति के साथ सदा छेड़छाड़ करता रहता है और जिसका अंजाम भी मनुष्य को भुगतना पड़ता है। बहुत बार देखते हैं कहीं तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी आ गए, कुछ और घटनाएं घट जाती, भूस्खलन हो जाता है। सबके पीछे का जो कारक है वो कौन है? मनुष्य है। आज हम जो वातावरण में देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को जो हम देख रहे हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो हम देख रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण कौन है? मनुष्य है। मनुष्य है। आज जो हम दिल्ली के अंदर जब देखते हैं यमुना नदी को, तो इतनी प्रदूषित हो चुकी है, उसका पानी पीना तो दूर, उसमें हाथ पांव धोना भी मुश्किल हो रखा है। वो भी मुश्किल हो रखा है। उसके पीछे का कारण भी कौन है? मनुष्य है। क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियां जो वहां पे लगाई गई है, उस यमुना नदी के आसपास जो फैक्ट्रियां लगी है, वो अपना प्रदूषित जल किस में गिराती है? तो उसी यमुना नदी में गिरा देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अब वो जो प्रदूषण कहाँ पे जाएगा? तो वो प्रदूषण जो देखो ये नदियों द्वारा, तो इन नदियों के द्वारा ये जो प्रदूषित जल कहाँ पे आएगा? एक बड़े समुद्री भाग में जाएगा। एक समुद्री भाग में जाएगा और जब ये समुद्री भाग में जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा। कुछ बड़े ज्यादा लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा? ये जो समुद्र है ये इस प्रदूषण को सोखना बंद कर देगा। उस प्रदूषण को सोखना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर जो जीव जंतु जो रह रहे हैं वो मरने लगेंगे, उनकी मृत्यु होने लगेगी। इसके अंदर बीओडी घट जाएगा।
बीओडी बढ़ेगा, क्या होगा, बीओडी बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होगी तो बीओडी बढ़ेगा। जीवों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो अंदर जो समुद्र में जीव रहते हैं, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो उनकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जिससे वो जीव जंतु मरने लगेंगे। मरने लगेंगे तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जो बना हुआ है, इसको नुकसान भी कौन पहुंचा रहा है, इंसान पहुंचा रहा है, मनुष्य पहुंचा रहा है। और इसका जो नुकसान भी देखने को मिलेगा, नुकसान कैसे देखने को मिलेगा, जो पृथ्वी पर कुछ एक शुद्ध जल के स्रोत है। इस प्रकार से यदि हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर कुछ एक शुद्ध जल के स्रोत कौन है, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ जो कुछ बर्फीला क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, वही क्या है, पृथ्वी पर शुद्ध जल का स्रोत है। उसके अलावा ये जो महासागर जो इतना बड़ा भरा हुआ है, इसका पानी पीने लायक नहीं है, इसका पानी मनुष्य के प्रयोग के लायक नहीं है। और ये जो समुद्री ये जो है, तो ये क्या होगा, जिस प्रकार से हम आज प्रदूषण फैला रहे हैं, उस वहां से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं ना, पिछले कुछ समय में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दियां बहुत ही कम पड़ रही हैं, गर्मियां ज्यादा पड़ रही है। गर्मियों में टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, और सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री को छू भी नहीं पाता, उससे ऊपर रहता है। तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये जो बर्फ है यहाँ से पिघलने लगेगी, और ये सारी कहाँ पे आएगी, तो ये इसी समुद्री भाग में चली जाएगी। तो ये जो पीने का जल था, हमारे उपयोग के लिए जो शुद्ध जल था, वो अब कहाँ चला गया, समुद्रों में चला गया, महासागरों में चला गया। कुछ एक द्वीप तो इसमें डूब जाएंगे। भारत के जो हम देखते हैं, गुजरात के तटीय प्रदेश में जो कभी द्वारिका देश हुआ करता है, द्वारिका राज्य हुआ करता था, द्वारका जो द्वारका जो स्थान हुआ करता था, कहते हैं कि ये यहाँ पे कभी भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी कहा करते हैं कि ये द्वारका थी, जो आज क्या है, समुद्र में डूबी हुई है, समुद्र में डूब चुकी है। तो वो कैसे डूबी होगी, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि पहले ही उसको समुद्र में बना लिया गया था, ऐसा तो संभव नहीं था। और ना ही बाद में इतना पानी उसमें डाल दिया गया कि वो डूब जाए। तो डूबी कैसे, वो इसी घटना के द्वारा डूबी है, इसी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा वो डूबी होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे मनुष्य इसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पीछे का जो कारण कौन है, मनुष्य है। इस द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे का हाथ भी किसका है, तो मनुष्य का हाथ है। तो ऐसा कुछ न कीजिएगा, प्रकृति को बचा के रखिएगा, तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य प्रकृति को बिगाड़ सकता है, बना भी सकता है। तो ये आज की बात हुई, हमने आज देखा द्वीपीय प्रदेशों के बारे में, कहाँ कहाँ स्थित है। कल हमें इसके आगे बात करेंगे कौन कौन से द्वीपीय प्रदेश है, किस प्रकार से लोकेटेड है, क्या उनकी भौगोलिक विशेषता है। आज हमने देखा उनका निर्माण कैसे होता है। भारत के कुछ भौगोलिक भागों के बारे में भी एक बार दोबारा हमने रिवीजन किया। तो आज की ये क्लास यहीं तक आज समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।